Class 8th. Today I am explaining here remaining question of this chapter. So let's start. Question number 7. Can you store the lemon pickle in an aluminium utensils? Explain. इसमें क्वेश्चन बोला गया है कि क्या तुम एल्यूमिनियम के बर्तन में लेमन पिकल को, नींबू के अचार को स्टोर करके रख सकते हो, बताइए। तो यू वेरी वेल नो एल्यूमिनियम इज़ अ मेटल। एल्यूमिनियम क्या होता है? मेटल होता है। और आपको लेमन पिकल में क्या है? लेमन पिकल में आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो आपको पता है कि जो मेटल है वो एसिड के साथ क्रिया करते हैं। मेटल्स एसिड के साथ बहुत जल्दी क्रिया कर लेते हैं और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए जब हम एल्यूमिनियम के बर्तन में हम लेमन पिकल को नहीं रख सकते, क्योंकि एल्यूमिनियम मेटल है और लेमन पिकल में, नींबू में आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है। जब ये एल्यूमिनियम सिट्रिक एसिड से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकालता है, और जब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है तो हमारे अचार को क्या कर देती है? ख़राब कर देती है। हमारे लेमन पिकल को स्पॉइल कर देती है, मीन्स हमारे नींबू के अचार को ख़राब कर देती है। इसलिए हमें एल्यूमिनियम के बर्तन में कभी भी लेमन पिकल नहीं रखना चाहिए, या दूसरे शब्दों में हमें कभी भी जो हमारे विभिन्न प्रकार के अचार होते हैं उन्हें मेटल के कंटेनर में नहीं रखना चाहिए। चाहे वो कॉपर का हो, चाहे वो आयरन का हो, किसी भी प्रकार के मेटल में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मेटल्स एसिड से बहुत जल्दी क्रिया कर लेते हैं। आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि आपके अचार, जितने भी प्रकार के अचार है, वो या तो शीशे के बर्तनों में रखे जाते हैं या प्लास्टिक के बर्तनों में रखे जाते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा गया है। योर आंसर इज़ फ्रॉम हियर। नो, वी कैन नॉट स्टोर लेमन पिकल in an aluminium utensils because aluminium is a metal and metals readily react with acids, okay, to produce hydrogen. When aluminium comes in contact with lemon, जब एल्यूमिनियम लेमन के कांटेक्ट में आता है, लेमन के संपर्क में आता है, विच इज़ एसिडिक, जो लेमन क्या है? लेमन में एसिड पाया जाता है। ओके, जब एल्यूमिनियम लेमन के संपर्क में आता है, और ये लेमन क्या है? लेमन में एसिड होता है, तो किसके संपर्क में आ जाएगा? वो एसिड के संपर्क में आ जाएगा, और इस एसिड से रिएक्ट करेगा, वुड रिएक्ट, और एसिड से रिएक्ट करेगा और टू गिव हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेगा, एंड द पिकल विल बी स्पॉइल्ड, जिससे हमारा पिकल अचार क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमें एल्यूमिनियम के बर्तन में कभी भी लेमन पिकल को नहीं रखना चाहिए। Your next question, match the substances given in column A with their uses given in column B. आपको कॉलम A में सब्सटेंस दिए गए हैं और कॉलम B में इनके यूज़ दिए गए हैं। मैंने डायरेक्टली इसमें आंसर लिख दिए हैं। गोल्ड का उपयोग आपका ज़्यादातर ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। आयरन का उपयोग आपका मशीनरी बनाने में किया जाता है। आपने देखा होगा जितनी भी मशीनें होती हैं, जितनी मशीन के टूल होते हैं, वो ज़्यादातर आयरन के ही बने होते हैं। एल्यूमिनियम का उपयोग रैपिंग फूड को रैप करने में, फूड को लपेटने के काम में आता है। कार्बन का उपयोग आपका फ्यूल या ईंधन के रूप में किया जाता है। कॉपर का उपयोग आपकी इलेक्ट्रिक वायर बनाने में किया जाता है। ओके, और मरकरी का उपयोग आपका थर्मामीटर में किया जाता है। आपने देखा होगा थर्मामीटर इस तरह का होता है। ये थर्मामीटर है, इसके नीचे एक बल्ब के आकार की संरचना होती है इस तरीके की, और इसमें क्या वाइट आपका मरकरी भरा रहता है। Question number 9. What happens when dilute sulfuric acid is poured on a copper plate? Okay, what happens when dilute sulfuric acid is poured on a copper plate? क्या होता है जब हम कॉपर प्लेट के ऊपर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डालते हैं? ओके, ये आपका SO4 इसमें नहीं है। ओके,
ये आपका कॉपर प्लेट है Cu कॉपर प्लेट है, इसमें हमने H2SO4 डाला तो क्या बन जाता है, ये CuSO4 बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ओके, जब हम कॉपर प्लेट इसमें क्या है, कॉपर प्लेट है इसमें Cu, जब हम Cu कॉपर प्लेट के ऊपर H2SO4 को डालते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, CuSO4 बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। और इस CuSO4 का कलर कैसा होता है, आपका ब्लू कलर का होता है। सो योर आंसर इज फ्रॉम हियर, व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड is poured on a copper plates, okay, there will be evolution of hydrogen gas along with the formation of blue color crystal of copper sulfate। ओके, वही इसमें यहाँ पे लिखा गया है कि when dilute sulfuric acid pour copper plate, okay, so it is produce copper sulfate, it is produce blue color copper sulfate and also produce hydrogen gas। जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम कॉपर प्लेट के ऊपर डालते हैं तो ये क्या बनाता है, ये नीले रंग का कॉपर सल्फेट विलयन बनाता है और प्लस हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। ये इसमें आपका लिखा गया है और यहाँ पे गलती से CuSO4 है, ये आप SO4 इसमें नहीं लिखेंगे, केवल Cu लिखेंगे। अब बी है, आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब इसमें लिखा है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर हम आयरन नेल्स को डालते हैं तो क्या होता है। ओके, यू वेरी वेल नो व्हेन आयरन react with copper sulfate, it is produce FeSO4, it is produce FeSO4 and copper। ओके, ये आपको पहले ही पता है कि जब हम कॉपर सल्फेट विलयन में CuSO4 विलयन में जब हम आयरन नेल्स को डालते हैं, जब हम Fe को डालते हैं कि तो क्या होता है, जब हम CuSO4 विलयन में जब आयरन नेल्स को डालेंगे, Fe की तार को डालेंगे या Fe की कील को डालेंगे तो क्या होता है, Fe इज़ मोर रिएक्टिव देन Cu, Fe इज़ मोर रिएक्टिव देन Cu। तो क्या बनाएगा ये, तो ये आपका Cu को रिप्लेस कर देगा CuSO4 में से और क्या बनाएगा आपका FeSO4 बनाएगा प्लस Cu को CuSO4 में से रिप्लेस कर देगा प्लस Cu बनाएगा। ये आपने पहले भी पढ़ चुके हैं। जब आयरन नेल्स को Cu कॉपर सल्फेट विलयन में डालते हैं तो क्या होता है, ये कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है, CuSO4 में जब हमने आयरन की नेल्स डाली तो क्या है, आपने रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ा होगा, आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन Cu। तो आयरन क्या करेगा, Cu को CuSO4 में से रिप्लेस करेगा और क्या बना देगा, उसकी जगह पर आ जाएगा और FeSO4 बनाएगा प्लस Cu को बनाएगा। ओके, और पहले आपके CuSO4 का कलर कैसे होता है, पहले आपके CuSO4 का कलर आपका ब्लू कलर का है, ब्लू कलर का है। हम जब इसमें आयरन की नेल्स डाल देते हैं तो ये क्या बना देता है, ये FeSO4 बना देता है, FeSO4 बना देता है प्लस Cu को बनाएगा। ठीक है, तो ये पहले आपका ये CuSO4 ब्लू कलर का था, जब हमने इसमें Fe को डाला, आयरन नेल्स को डाला तो CuSO4 ने आयरन के नेल से क्रिया करी और Fe क्या है, Fe मोर रिएक्टिव है देन Cu। तो Fe क्या करेगा, CuSO4 में से Cu को रिप्लेस कर देगा, अलग कर देगा और उसकी जगह पर खुद आ जाएगा और FeSO4 बनाएगा। अब इसमें FeSO4 बन गया, अब पहले एक CuSO4 था, इसका कलर ब्लू था, अब रिएक्शन करने के बाद FeSO4 बन गया और अब इसका कैसा कलर हो जाएगा, इसका कलर अब
लाइट ग्रीन कलर का हो जाएगा, लाइट ग्रीन कलर का हो जाएगा। अब FeSO4 बनने के कारण ये ब्लू कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइट ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो आपका Cu है वो आपका Cu कहाँ बैठ जाएगा, आपके नीचे बैठ जाएगा। ब्राउन कलर का Cu आपका नीचे बैठ जाएगा तली में। ओके, तो वही आपको यहाँ पे बता रखा है। आंसर योर आंसर इज फ्रॉम हियर। आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। आयरन क्या है, आयरन मोर रिएक्टिव होता है और डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। ओके, इन रिएक्शन द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेडेड्स। और इस रिएक्शन में क्या होता है, कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो क्या हो जाता है, वो धुंधला पड़ जाता है। एंड देयर इज डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन द आयरन नेल्स। और जो कॉपर है वो आयरन नेल के ऊपर जमा हो जाता है और बर्तन की तली में आ जाता है। ये आपका पहले भी मैंने आपको बताया है, ये आपका कॉपर सल्फेट विलयन है, CuSO4 विलयन है। और इसमें हमने इसका कलर अभी ब्लू कलर का है। ओके, जब हमने इसमें आयरन नेल्स को ऐड किया, आयरन की कील को जब हम इसमें ऐड किया तो इसमें रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, आयरन क्या है, Cu से मोर रिएक्टिव है। तो आयरन क्या करेगा, Cu को CuSO4 में से हटा देगा और क्या बना देगा, FeSO4 बनाएगा, FeSO4 बनाएगा। और FeSO4 का कलर कैसे होता है, FeSO4 का कलर लाइट ग्रीन कलर का होता है। अब इसका कलर कैसा हो जाएगा, लाइट ग्रीन कलर का हो जाएगा। और जो आयरन नेल्स हैं, इस आयरन नेल्स के ऊपर क्या जमा हो जाएगी, ये आयरन नेल्स के ऊपर आपकी कॉपर की लेयर जमा हो जाएगी और ये कहाँ हो जाएगी, नीचे तली में बैठ जाएगी। और इस कारण इसका कलर हमें कैसा दिखता है, ब्राउन कलर का दिखता है। नीचे आपकी ब्राउन कलर की आयरन नेल्स हैं, आयरन नेल्स के ऊपर आपकी क्या जमा हो जाएगी, कॉपर जमा हो जाएगी। और इसलिए हमें बॉटम में कॉपर जमा हो जाएगी तो हमें इसका कलर क्या दिखाई देता है, ब्राउन कलर का दिखाई देता है। ये आपको यहाँ पे बताया गया है। ओके, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम copper sulfate solution. In reaction, the blue color of copper sulfate fades and there is depositions of copper ऑन द आयरन नेल्स। आयरन नेल्स के ऊपर कॉपर जमा हो जाएगा और आपके तली में बैठ जाएगा, जिससे हमें वो ब्राउन कलर का दिखाई देगा। इसकी रिएक्शन ये है, आयरन Fe ने कॉपर सल्फेट विलयन से क्रिया करके क्या बनाया, FeSO4 आयरन सल्फेट, FeSO4 आयरन सल्फेट बनाया प्लस कॉपर बनाया। ओके, your 10th question. Saloni took a piece of burning charcoal and collect the gas evolved in a test tube. अब क्या करे, सलोनी ने कहीं के पे चारकोल जल रहा था तो उसने जो चारकोल में से जो गैस निकली उसको उसने टेस्ट ट्यूब में जमा कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर ए, हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस। तो वो गैस के नेचर का, गैस की प्रकृति का, जो उसने टेस्ट ट्यूब में जो गैस ली है वो कैसे पता लगाएगी कि ये गैस एसिड है या बेस है, या वो गैस के नेचर का पता कैसे लगाएगी कि ये गैस आपकी एसिड है या बेस है। योर आंसर इज़ फ्रॉम हियर। ओके, ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन द टेस्ट ट्यूब्स कंटेनिंग गैस। अब उसने जिस टेस्ट ट्यूब में आपकी गैस ली है उसमें कुछ ड्रॉप्स की वाटर की डालेगी, कुछ ड्रॉप्स उसमें वाटर की ऐड करेगी। नाउ कवर द
टेस्ट ट्यूब एंड शेक इट वेल। अब क्या करेगी, टेस्ट ट्यूब को वो बंद कर देगी और उसको अच्छे ढंग से हिलाएगी। ओके, आफ्टर शेकिंग टेस्ट द सॉल्यूशन विथ ब्लू लिटमस एंड लेड लिटमस पेपर। ओके, अब जब इसने अच्छे ढंग से शेक कर लिया तो अब इस सॉल्यूशन को वो ब्लू और रेड लिटमस पेपर से टेस्ट करेगी कि ये सॉल्यूशन आपका एसिड है या बेस है। इट विल टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, दस द गैस इज एसिडिक इन नेचर। और अगर उसने इस सॉल्यूशन में आपका ब्लू लिटमस पेपर को डाला और अगर ब्लू लिटमस पेपर आपका लेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो दस द गैस इज एसिडिक इन नेचर। तो इससे हमें पता चलता है कि जो गैस का नेचर है वो कैसा है, वो एसिड है। क्योंकि आपको पता है कि जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करता है और जो बेस होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर दे रहा है। और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे आपका ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जा रहा है। तो इसका मतलब गैस की प्रकृति कैसी है, गैस का नेचर कैसा है, गैस का नेचर एसिडिक है। बी, राइट डाउन word equation of all the reaction taking place in this process। अब वो उसमें कह रहा है कि इस प्रक्रम में होने वाली सभी अभिक्रियाओं को समीकरण में लिखिए। ओके, अब कह रहा है कि जो इसमें जो रिएक्शन हो रही है, जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं उनको समीकरण के रूप में लिखिए, इक्वेशन के रूप में लिखिए। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन के रूप में इसमें दिया गया है। चारकोल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। जब चारकोल ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है टू प्रोड्यूस फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या बनाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे आपने देखा चारकोल, उसने क्या किया था, सलोनी ने चारकोल की गैस को लिया था और चारकोल के जलने से क्या निकली आपकी, चारकोल से क्या निकलता है, कार्बन निकलता है। ओके, चारकोल से कार्बन लिया, चारकोल जला तो चारकोल के जलने से क्या निकला, चारकोल से क्या निकला आपका, कार्बन निकला। तो कार्बन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, कार्बन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ओके, तो सलोनी ने क्या किया था, सलोनी ने जलते हुए चारकोल की गैस को क्या किया था, जलते हुए चारकोल की गैस को उसने कलेक्ट कर लिया था। और आपको पता है कि चारकोल में क्या होता है, कार्बन होता है। जब चारकोल को हम जलाएंगे तो जो चारकोल में जो कार्बन है वो किससे रिएक्ट करेगा, हमारे वातावरण में क्या है, ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। ओके, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में अब के उसने जब चारकोल के जलने से जो गैस उत्पन्न हुई, चारकोल के जलने से क्या हुआ, चारकोल के जलने से आपका चारकोल में क्या होता है, कार्बन होता है। कार्बन को आप हवा की प्रेजेंस में जला रहे हैं, तो चारकोल को जलाया मत मीन्स कार्बन को जलाया किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। तो सलोनी ने क्या किया था, सलोनी ने इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेस्ट ट्यूब में क्या किया, उसने कलेक्ट किया। ओके, अब उसके बाद क्या किया, उसने जो ये गैस थी उसमें क्या किया, उसने वाटर को ऐड किया। अब ये CO2 गैस है, इसमें वाटर को ऐड कर रहे हैं तो क्या बन गया, जब CO2 गैस ने वाटर के साथ क्रिया करी तो आपका कार्बोनिक एसिड बनाया, H2CO3 बनाया, कार्बोनिक एसिड बनाया। जब उसने इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट किया, इसमें पानी मिलाया, तो इसमें ये पानी मिलाने के बाद से शेक किया तो क्या बन गया, कार्बोनिक एसिड बन गया। अब कार्बोनिक एसिड को जब उसने ब्लू लिटमस पेपर से टेस्ट किया तो ब्लू लिटमस पेपर आपका किस में टर्न हो जाता है, रेड लिटमस पेपर में टर्न हो जाता है। इसका मतलब इस गैस की प्रकृति कैसी है, इस गैस की प्रकृति एसिडिक नेचर की है, क्योंकि एसिड हमेशा ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। Your next question 11. One day
रीता वेंट टू अ ज्वेलरी शॉप विथ हर मदर। हर मदर, एक दिन रीता अपनी मदर के साथ एक ज्वेलरी की दुकान में गई। हर मदर गेव एन ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी टू द गोल्ड स्मिथ। और उसकी मदर ने पुरानी ज्वेलरी को, पुरानी सोने की ज्वेलरी को सुनार को दिया टू पॉलिश द ज्वेलरी बैग, कि इस ज्वेलरी को पॉलिश करने के लिए। एक बार क्या कहते हैं, रीता अपनी माँ के संग ज्वेलरी की दुकान में गई और उसकी माँ ने सुनार को पॉलिश करने के लिए कुछ गोल्ड के पुरानी ज्वेलरी दी। ठीक है, उसकी माँ ने सुनार को कुछ अपने पुराने जो गोल्ड की ज्वेलरी होती है वो पॉलिश करने को दी। ओके, द ज्वेलरी बैग टू पॉलिश करने को दी। नेक्स्ट डे व्हेन दे ब्रॉट द ज्वेलरी बैग दे फाउंड दैट देयर वॉज अ स्लाइट लॉस इन इट्स वेट। और दूसरे दिन अगले दिन जब वो उस ज्वेलरी को वापस लाई तो उसने पाया कि उन ज्वेलरी का वेट क्या है, बहुत कम हो गया है। कैन यू सजेस्ट अ रीज़न फॉर द लॉस इन वेट? क्या आप बता सकते हैं कि वो ज्वेलरी के वेट में कमी क्यों हुई? मतलब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक दिन रीता अपनी माँ के साथ ज्वेलरी की दुकान में गई और उसकी माँ ने गोल्ड स्मिथ को, मीन सुनार को पॉलिश करने के लिए अपने सोने के कुछ पुरानी ज्वेलरी दी। और अगले दिन जब वो अपनी ज्वेलरी को वापस लाई तो उसकी माँ ने पाया कि उस ज्वेलरी का वेट कम हो गया है। क्या आप बता सकते हैं कि ज्वेलरी के वेट में कमी कैसे आई? योर आंसर इज फ्रॉम हियर। द गोल्ड ज्वेलरी is dipped into an acid solution called aquarizer। तो जो गोल्ड स्मिथ होता है उसने उसकी गोल्ड की ज्वेलरी को किस में डाला? एक एसिड के सॉल्यूशन में डाला, जिसे क्या बोला जाता है? जिसे एक्वाराइजा का सॉल्यूशन बोला जाता है। और एक्वाराइजा का सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वाराइजा का सॉल्यूशन होता है अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। और जो ये एसिड का सॉल्यूशन होता है, एसिड का सॉल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को मिलाकर बनाया जाता है। और इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के सॉल्यूशन को ही क्या कहा जाता है? एक्वारेजिया का सॉल्यूशन कहा जाता है। ओके, तो गोल्ड स्मिथ ने क्या किया? द गोल्ड ज्वेलरी is dipped into an acidic solution called एक्वाराइजा। जो गोल्ड स्मिथ ने, सुनार ने उसकी ज्वेलरी को एक्वाराइजा के सॉल्यूशन में डाल दिया। और एक्वाराइजा का सॉल्यूशन आपका किससे बना होता है? एक्वाराइजा का सॉल्यूशन आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को मिलाकर बनाया जाता है, उसे एक्वाराइजा का सॉल्यूशन कहा जाता है। ओके, फॉर पॉलिशिंग। ओके, तो जो सुनार ने उसकी ज्वेलरी को एक्वाराइजा के सॉल्यूशन में डाल दिया, अब ज्वेलरी को पॉलिश करने के लिए, चमकाने के लिए। ऑन डिपिंग द गोल्ड ज्वेलरी इन द एसिड सॉल्यूशन, द आउटर लेयर ऑफ द गोल्ड डिसॉल्व्स एंड द इनर लेयर अपीयर्स। दिस कॉजेज अ स्लाइट लॉस इन इट्स वेट। अब क्या किया? जब गोल्ड स्मिथ ने उसकी ज्वेलरी को पॉलिश करने के लिए एक्वाराइजा के सॉल्यूशन में डाला, एसिड के सॉल्यूशन में डाला, तो क्या हुआ? तो जो ज्वेलरी की जो बाहरी लेयर थी वो इस एसिड में क्या हो जाती है? डिज़ोल्व हो जाती है और अंदर की लेयर हमको दिखाई देने लगती है चमकती हुई। और जो इसीलिए क्या होता है, जो ज्वेलरी का वेट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि जो उसकी जो ज्वेलरी की जो आउटर लेयर होती है, जो शाइनिंग में जो डिम पड़ गई थी, जो जिसकी चमक कम हो गई थी, वो एसिड में क्या हो जाती है? वो आउटर लेयर एसिड में डिज़ोल्व हो जाती है और इनर लेयर बाहर आ जाती है। इनर लेयर हमको दिखाई देती है, जिससे ज्वेलरी का वेट क्या हो जाता है? थोड़ा सा कम हो जाता है। ओके, क्योंकि उसकी आउटर लेयर तो एसिड में डिज़ोल्व हो गई है, तो नेचुरली ज्वेलरी का वेट कम होगा ही होगा। ओके, तो इस कारण ज्वेलरी का वेट क्या हो जाता है? कम हो जाता है।